हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को ध्यान में है कि बीकॉम में आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, जैसा आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इस एक्ट पर थोड़ी बात, यानी उतनी बात जो कहीं आपके बीकॉम के एग्ज़ाम्स में काम आ जाए, वो हम ज़रूर यहाँ पे कर लेंगे। उस पर मैं वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो चलिए हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे बात आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस आर्बिट्रेशन एक्ट पे। हाँ, जो भी लोग मेरे ख्याल से बीकॉम फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं पे ये चैप्टर जो है वो रिलेवेंट है, तो जिन लोगों के लिए भी रिलेवेंट है वो इन टॉपिक्स को यहाँ से समझेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा डिटेल में ये एक्ट जो है वो नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं उतना ही पर्पस से ले रहा हूँ जितना बीकॉम में हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, और जिससे आप इस टॉपिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाओ और जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको अच्छे से याद कर पाओ बराबर से। तो ये डिस्क्लेमर मैंने पहले ही यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए, क्योंकि मैंने पूरा एक्ट यहाँ पे कवर नहीं किया है, टोटल 12 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ कवर करेंगे और हो सकता है कि 2 पार्ट में मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे कवर करवाऊँ। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा ये है, अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका पार्ट सेकंड भी हम लोग बनाएंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो मैंने लिया है एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। देखिए, अभी जो आर्बिट्रेशन वर्ड हमारे पास में है, जिस आर्बिट्रेशन वर्ड को हिंदी में मेरे ख्याल से पंच निर्णय के नाम से या पंचाट के नाम से भी कई जगह पे जाना जाता है बराबर। अब हमने कहा सर ये वर्ड बेसिकली है क्या, तो ये वर्ड हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में किधर पढ़ रखा है। जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बात करते हैं जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके इम्प्लाइड पावर्स के ऊपर, है ना, तो उसमें कुछ ऐसे काम हैं जो पार्टनर के इम्प्लाइड पावर के बाहर के हैं, और जो इम्प्लाइड पावर के बाहर के काम है उनमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली आता है कि जहाँ पे अगर आपको किसी मैटर को कोर्ट में ले जाने की जगह आर्बिट्रेशन में ले जाना है तो फिर आपको उसके लिए बाकी पार्टनर का कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा। ऐसा एक मैटर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बराबर। तो बस वही हमारा वर्ड है आर्बिट्रेशन का। आइए देखें क्या इसका डेफिनेशन है। तो सेक्शन का डेफिनेशन तो बहुत डायरेक्ट है। आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट समझिएगा एडमिनिस्ट्रेटेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा बाउंस जाने जैसी है कि सर इससे मीनिंग तो समझ में आ ही नहीं रहा है। तो देखो, हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि लॉ का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमको इस चीज़ों का बेसिक मीनिंग समझना पड़ता है, फिर हम डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। तो फिलहाल डेफिनेशन तो इन्होंने बोला कि भैया आर्बिट्रेशन बोले तो क्या, ऐसा आर्बिट्रेशन चाहे कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, देयर इज अ परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन बोले तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो आपके मैटर को सॉल्व कर रहा है, चाहे वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन करे या नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आर्बिट्रेशन। ये इन्होंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो अभी भी कंफ्यूजन वहीं का वहीं है कि सर बेसिकली आर्बिट्रेशन है क्या, ये तो बताओ। तो हिंदी में जो मैंने वर्ड लिखा पंच निर्णय, इससे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हाँ भाई, आर्बिट्रेशन में कहीं कुछ ऐसा है जहां कोर्ट में जाने की जगह पे हम कुछ लोगों को अपनी तरफ से अपॉइंट कर दें। जैसे गांव के अंदर पंचायत होती है ना, सम पंचेज आर देयर, वो वाला पंच नहीं, सम पंच लाइक पंच एंड सरपंच बराबर, दे आर कॉल्ड मीडिएटर्स लाइक। हालांकि मीडिएटर वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि इनको आर्बिट्रेटर बोला जाता है। तो ये लोग हमारे दो लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सुने, उसको सॉल्व करें, और बिल्कुल वैसा ही वो उसका वैलिडिटी रहे जैसा कि कोर्ट के डिसीजन का होता है बराबर। तो देखो मीनिंग पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन मीन्स द सबमिशन बाय द पार्टीज ऑफ देयर डिस्प्यूट टू द जजमेंट। बहुत सिंपल है, दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच का कोई डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट जजमेंट करने के लिए हम दे रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, जिस थर्ड पर्सन का नाम यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेटर, समझिएगा बराबर। एंड हु इज टू डिसाइड द डिस्प्यूट, और जो डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा, डिस्प्यूट कॉन्ट्रोवर्सी जो भी हमारे बीच की है, दो लोगों के बीच की, इन अ जुडिशियल मैनर। तो समझने वाली बात, बिल्कुल जैसे जुडिशियल मैनर है, जैसे जजेस डिसाइड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बंदा जिसको हम आर्बिट्रेटर बोल रहे हैं, वो उन दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी को सुनेगा और उसको सॉल्व करने का काम करेगा। ये पर्सन, ये कंसेप्ट हमारा बेसिकली कहलाता है आर्बिट्रेशन का, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। सेकेंड पैरा देखिए, whenever person deal with each other there are,
देखो जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कोई डील करते हैं ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़ा हुआ है सबने, देयर आर चांसेस ऑफ सम डिस्प्यूट, हो सकता है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, भाई किसी चीज को लेके विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और व्हेनेवर डिस्प्यूट अराइज, जब भी डिस्प्यूट होगा, जो भी एग्री पार्टी, जो बेचारी पीड़ित पार्टी हमारी है, मे गो टू द लॉ कोर्ट। बट ऑब्वियस है आपको कोर्ट ऑफ लॉ पे जाना है ना, हम बोलते भी हैं ओके सी यू इन सूट, सी यू इन कोर्ट, सॉरी, कि हम कोर्ट में तुमको देख लेंगे। तो हम लोग धमकी भी देते हैं तो किसकी, हाँ कोर्ट में तुमको देख लेंगे, बराबर। बट द कोर्ट प्रोसीजर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, है ना। कल ही मैं वो देख रहा था जॉली LLB 2 वाला पार्ट, तो उसमें जज यही चीज लास्ट में बोलते हैं सौरभ शुक्ला, कि भाई 3 करोड़ केसेस जो हैं वो यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप सोचो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, भैया इतनी सारा लंबी तारीखें मिल जाएंगी। तो कोर्ट का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स भी है, एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बराबर। Therefore the party looks to other options for dispute resolution। तो पार्टी सोचती है कि यार कोर्ट के अलावा कुछ ऐसा हो जाए जहां पे हमारा सारा मैटर डिसाइड हो जाए। These options are known as arbitration, और आगे एक वर्ड इसका और भी मैंने साथ में दे दिया है, कॉन्सोलेशन, जो वर्ड अपन आगे जाके पढ़ेंगे, आर्बिट्रेशन का ही एक्ट में ही इंक्लूड है। तो बट ऑब्वियस है मैंने लास्ट का कुछ पार्ट इसी के ऊपर लिया है, लेकिन अभी नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं आर्बिट्रेशन। तो बहुत सिंपल है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन पहला एग्जाम में याद करके जाने लायक क्वेश्चन, खास करके जिनके भी कोर्स से रिलेवेंट हो, खास करके बीकॉम वालों से मैं बात कर रहा हूं, है ना, जो बीकॉम का एग्जाम दे रहे हैं, उनमें जहां आर्बिट्रेशन है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन अपने को एज इट इज याद करना है। आर्बिट्रेशन बोले तो क्या, एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, बराबर। सर ये क्या होता है भाई, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन वो होगा जो आर्बिट्रेटर का काम करेगा, वो चाहे परमानेंट हो नहीं हो कैसे भी हो, लेकिन जो वो सॉल्व करे वो आर्बिट्रेशन है, बराबर। तो वापस से मीनिंग डेफिनेशन ध्यान रखोगे, दो लोग जिनके बीच में डिस्प्यूट है, किसी थर्ड पार्टी के पास गए और उसको बोला हमारे बीच का डिस्प्यूट भैया सॉल्व कर दो तुम, बिल्कुल वैसा ही जैसा जुडिशियल मैनर में होता है, ताकि कोर्ट के लंबे प्रोसीजर से हम लोग बच पाए। दिस इज कॉल्ड सिंपल आर्बिट्रेशन। और इसके लिए हमारे यहाँ पे भाई बड़ा सा देख रहे हो आर्बिट्रेशन और कॉन्सोलेशन एक्ट बना हुआ है 1996, जो अभी 2015 में वापस से अमेंड भी हुआ है। 2015 के अंदर अमेंड हुआ है, 15-16 आप बोल सकते हैं इसको, 50-60 अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ज्यादा कोई डीप प्रोविजंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्ट आंसर्स आप लोगों को देना है। चलिए जी, सेकंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कि भैया ये आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बेसिकली क्या है। काफी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। देखिएगा सेक्शन नंबर 7 में ये कवर है, याद रह जाए तो ओके कि सेक्शन 7 है। पहले तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस, अब ये किस तरह का एग्रीमेंट है आप समझें। मींस एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज, पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट है भाई, टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट। भाई आपके और मेरे बीच में, हम दो किसी एग्रीमेंट, मतलब हम दो पार्टीज हैं और हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई ऐसा है कि हमारे बीच में जब भी जो भी डिस्प्यूट होंगे, बोले तो ऑल डिस्प्यूट या सर्टेन डिस्प्यूट, सारे नहीं तो कुछ, सब में से मान लो इस नेचर के जो होंगे, है ना, विच हैव अराइजन, जो या तो अराइज हो चुके हैं, या विच मे बी अराइजन बिटवीन देम, यानी फ्यूचर में हो सकते हैं, आज नहीं तो कल हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। बहुत सिंपल है, दो पार्ट। अच्छा, ये सारा जो वर्ड मैंने पढ़ा, इन सबके अंदर जो जो कंटेंट्स आपको देके रखे हैं, उन सबको आगे हम फीचर्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। तो ये तो लॉ का डेफिनेशन है कि एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट, सारे या कुछ डिस्प्यूट देने आर्बिट्रेशन को, अब जो अराइज हो चुके हैं या होने वाले हैं, फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। दो बातें समझो, दोनों पार्टीज में लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का नेचर हो चाहे नहीं हो। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ रहे हो आप यहाँ, तो दोनों पार्टीज में कोई ना कोई लीगल रिलेशनशिप तो है, उसी वजह से डिस्प्यूट हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये पॉइंट अभी जब मैं ये वाला क्वेश्चन आगे और आपको समझाऊंगा तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखें, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। सपोज करो कि हम दो लोग हैं, आप और मैं,
तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, हम चाहे तो आर्बिट्रेशन क्लॉज बना सकते हैं। अच्छा, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप लोग सब जानते हो हमारे यहाँ पे कई बार पार्टनरशिप में हम बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हम एक काम कर सकते हैं, डीड के अंदर ही एक क्लॉज डाल दें, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ, वी विल गो टू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट, कि भैया कोर्ट में जाने की जगह हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर, पहले से लिख दें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखना हो तो अलग से हम एक सेपरेट एग्रीमेंट कर सकते हैं, अलग से, डीड में नहीं लिखा लेकिन अलग से एग्रीमेंट कर लिया कि भाई कल को हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हमारा मैटर सीधा सीधा आर्बिट्रेशन में जाएगा, ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर मैटर है, बराबर, कोई टेंशन नहीं मेरे ख्याल से। चलिए जी, नेक्स्ट में देखिए, बट ऑब्वियस है ऐसा एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, भाई राइटिंग में होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन, यानी अगर ये चीजें हो रही हैं तीनों में से कुछ भी है ना, तो मान लेना है कि वो चीजें रिटर्न में है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट साइन बाय द पार्टीज, तो रिटर्न में होगा तभी साइन होंगे ना, ओरली में तो हवा में साइन तो होने से रहे। सेकंड पॉइंट पढ़ना, एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, लेटर का एक्सचेंज हो सकता है, टेलेक्स और टेलीग्राम्स हो सकता है। अभी टेलीग्राम्स तो अब बेसिकली एक्ट में तो डाला हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हट चुका है। सो और व्हाट्सअप करें तो देखो व्हाट्सअप इंक्लूड नहीं है, फिर बता देता हूं, लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, कोई भी चीज जो रिकॉर्ड प्रोवाइड करे। सर इसमें व्हाट्सअप आ सकता है कि नहीं, देखो एग्जैक्ट कभी कोई प्रॉब्लम अब कोर्ट में आएगी कि भैया है या नहीं, तब देखेंगे। अदरवाइज नॉर्मली तो हम रिटर्न में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है वो ओरल मीडियम है। हाँ, लेकिन मेल अगर एक्सचेंज कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ में, है ना, जो कि रिटर्न रिकॉर्ड में रहे, और उसमें हमने ये आर्बिट्रेशन का डिसाइड कर रखा है। देखो, या तो डॉक्यूमेंट्स बना लिए फिजिकल फॉर्म में, टेलीग्राम्स हमने एक्सचेंज कर दिए, लेटर एक्सचेंज कर लिए, एक दूसरे को मेल हमने कर दिया, एक पार्टी ने दूसरी को, कि हाँ भाई मेल एक्सचेंज हो गया, जो रिकॉर्ड शो करे कि हाँ भाई इन दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो है वो मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा। तीसरा पॉइंट देखो, एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, अगेन वही, दोनों ने एक्सचेंज करके रखा है, एक स्टेटमेंट बना लिया उन्होंने क्लेम का, एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज, अब हमने क्लियर बोल दिया, एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाई बाय वन पार्टी, नॉट डिनाई बाय अदर। तो एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, सपोज करो हम दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और मैंने आपको एक स्टेटमेंट सेंड कर दिया है, या आपने मुझे सेंड किया तो मैंने डिफेंस में एक लेटर सेंड किया है, और उसमें हमने डिसाइड किया है, एक पार्टी ने कह दिया है ना, जो वर्ड हमारे पास में एलिज्ड आया उसका मतलब क्या है, कह दिया गया है ना, जहां हमने कह दिया, बोल दिया, थोप दिया आपके ऊपर कि हम मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, और नॉट डिनाई बाय अदर, सबसे बड़ी बात, दूसरी पार्टी ने मना नहीं किया है। मतलब मैंने आपको एक लेटर लिखा कि भाई हमारे बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है, पहले से हमने कुछ डिसाइड तो नहीं कर रखा है, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि हमारा मैटर आर्बिट्रेशन में जाए, हमने लेटर दे दिया, और दूसरी पार्टी ने इसको डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया, तो भी इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट बन चुका है कि वो मैटर आर्बिट्रेशन में जाएगा। बहुत सिंपल, वापस समझें, आर्बिट्रेशन में मैटर को ले जाना है नहीं ले जाना है, दोनों पार्टीज की डिजायर पर डिपेंड है। या तो आर्बिट्रेशन क्लॉज बना लीजिए पहले से ही, उस एग्रीमेंट में ही डाल दीजिए, या सेपरेट से कोई एग्रीमेंट कर लीजिए, और ऐसा जो कुछ है वो ओरल नहीं होकर के रिटर्न में होना चाहिए। अब रिटर्न का मतलब पार्टीज के या तो साइन हो, या उन्होंने कोई लेटर आपस में एक्सचेंज कर रखे हैं, टेलीग्राम एक्सचेंज कर रखे हैं, कोई टेलीकम्युनिकेशन का मीडियम तो रिकॉर्ड शो करता हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कोई स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आ जाए, या डिफेंस भी, एक ने लिखा तो दूसरा वाला डिफेंड करेगा ना, बहुत सिंपल हो गया। तो जहां एक पार्टी ने ये डिसाइड किया है, दूसरी पार्टी को बताया है, उसको कहा है कि हम मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, और दूसरी पार्टी ने इसका अपोज नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, इसका मतलब है मैटर रिटर्न में डिसाइड हो गया है कि आर्बिट्रेशन में जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट में आया, देयर रेफरेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट containing an arbitration clause constitute an arbitration agreement if the contract is in writing and reference is such as to make that arbitration clause is a part of contract. So और ये क्या है, वही बात है, their reference in a contract to a document। सुनना, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें हमने रेफरेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट, हमने एक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया है कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, और उस डॉक्यूमेंट में हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज बना दिया है।
बिल्कुल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना लिया है और उसमें क्या लिख दिया है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड रेफरेंस इज सच एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उस डॉक्यूमेंट में हमने लिख दिया है कि जो भी मैटर हमारे बीच में डिस्प्यूट का आया उसको हम आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। तो इसका भी वही मतलब होता है कि आपने डिसाइड कर लिया है, भले ही आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू किया हो, कि भैया इस मैटर में जो डिस्प्यूट है उसको हम आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। तो वापस सुने इस पॉइंट को, देयर रेफरेंस इन ए कॉन्ट्रैक्ट में हमने रेफरेंस दिया टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल के रखा है, कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो वो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही कहा जाएगा। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, बस वो राइटिंग में होना चाहिए, एंड द रेफरेंस इज सच एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उस रेफरेंस में हमने ये चीज शो कर दी है कि भैया ये जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट माना जाए, ये अपने को ध्यान रखना है। तो कई बार जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में कर रहे हैं तो उसमें हमने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे दिया है ना, अपन करते हैं ना, कई बार एनेक्सर लगा करके रेफरेंस देते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में हमने क्लॉज डाल दिया कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम उसको आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट हुए। अब इनको थोड़ा सा फीचर वाइज और क्लियर कर लेते हैं। इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। आप लोग सब जानते हो एग्रीमेंट की अगर बात आई है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग तो होने ही होने हैं, है ना। देयर मस्ट बी अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंटरिंग इनटू आर्बिट्रेशन। अब ये रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई हो या नहीं आई हो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 2 बातें हैं भाई, दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप का होना तो कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अब थोड़ा सा इसके लिए आपको 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको देके रखे हैं, वो बताऊंगा, तो ये लीगल रिलेशनशिप वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट आया, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे प्रोवाइड फॉर सबमिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑफ अ फ्यूचर डिस्प्यूट। पहले ही आ चुका था ये कि भाई या तो डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, कुछ भी, दोनों के लिए बना सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट है लोटिया एंड गोटिया। 2 लोग हमने ले लिए, लोटिया एंड गोटिया। गोटिया सुन के आपको सिंघम याद आएगी, तो लोटिया एंड गोटिया एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लोटिया सप्लाइड टू गोटिया 500 लैपटॉप, बराबर, बट वर नॉट अकॉर्डिंग टू द एग्रीड फीचर्स। लेकिन जो फीचर बताए थे भैया वो फीचर थे ही नहीं, बराबर। सो देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो तो गया, क्रिएट हो गया। दोनों ने एग्री किया कि हम इस मैटर को आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएंगे, दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया। नाउ इट इज एन एग्रीमेंट टू रेफर एन एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। बहुत सिंपल है, तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसको आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग। फ्यूचर के लिए देखो, सेकेंड एग्जाम्पल हमने दिया, बत्रा सर एग्रीज टू राइट अ बुक ऑफ EISSM विद अ पब्लिशर भारत लॉ हाउस। रियल एग्जाम्पल एक मैंने डाल दिया, मान लो रियल मतलब ये लाइन रियल है, आगे का मैटर रियल नहीं है। तो बत्रा सर एग्री हुए कि AISSM की बुक जो है वो भारत लॉ हाउस के लिए पब्लिश करेंगे, इंक्लूड्स अ क्लॉज। अब जब एग्रीमेंट हुआ तभी उसमें क्लॉज डाल दिया गया कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ इट शेल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, कि भैया हम इसको आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएंगे। इट इज एन एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो ऊपर वाला पॉइंट जो डिस्प्यूट होने के बाद डिसाइड हुआ, ये पहले डिसाइड कर लिया कि भैया फ्यूचर में हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, अगर हुआ कोई डिस्प्यूट तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट फीचर देखो, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, में पहले ही बता चुका हूं, एग्रीमेंट के अंदर ही लिख दो, या चाहो तो इसके लिए कोई सेपरेट एग्रीमेंट अलग से भी कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। तो या तो हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी में लिख दें, या एग्रीमेंट अलग जगह है और अलग से डिसाइड कर ले, अलग से एग्रीमेंट कर लेंगे, डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए बीकॉम के हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है, फिर से आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूं, तो आप इस चीज़ को समझेंगे। और पहला क्वेश्चन तैयार करेंगे भाई, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन का आने के चांसेस बनेंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और दे दूं, कोई कंपलसरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम्स में आए। एक कोशिश है हमारी कि कुछ पार्ट आर्बिट्रेशन का हमको समझ में आ जाए, खास करके हमारे जो CA स्टूडेंट्स हैं जिनको बीकॉम के एग्जाम CA के एग्जाम के साथ में है, या शायद उनको बीकॉम उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिले,
तो कुछ क्वेश्चंस मैं हेल्प कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई ठीक है कि हमारा काम हो जाए। लेकिन फिर से डिस्क्लेमर सुन लें आप लोग कि कहीं पर भी इसका ये रिलेवेंसी नहीं है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन कुछ काम हमारा बन जाएगा और कुछ मीनिंग्स हम लोगों को, और कुछ नहीं तो नॉलेज ही हो जाएगा, ये अपन ध्यान में रखेंगे। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। इसका मीनिंग वगैरह पढ़ना है, साथ में इसका फीचर्स भी अपने को पढ़ करके जाना है। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन एक और मैं लेने जा रहा हूँ। देखिए टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने जैसा कहा था जितना भी हम लोग जिस पार्ट में ले पाएँ, हाँ मैं नहीं चाह रहा हूँ वैसे कि 1-1.5 घंटे का एक कंटिन्यूस पार्ट इसमें बना के आपको दूँ, छोटे छोटे कुछ पार्ट्स बना दूँ मैं, वेदर हाफ एन आवर के ही बनाऊँ मैं 2-3 पार्ट इसके, ताकि आप लोग बस उनको सुन लें, एक एक टारगेट ले लें कि हाँ भाई आज 3 क्वेश्चंस तैयार करना है, आज फिर अगले 3 क्वेश्चंस तैयार करना है, इस तरह से हमारा एक टारगेट बन जाए। तो नाउ मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आया, विच मैटर मे और मे नॉट बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। भी आप लोग जानते हो मैंने अभी भी बोला था कोर्ट में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो इतने सारे केसेस पे केसेस हैं, इतने सारे मैटर, इतने सारे डिस्प्यूट, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, तो सवाल ये उठा कि क्या हम हर कोई मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। तो आइए इसका जवाब भी देख लेते हैं। हमने कहा मैटर्स में बी रेफर टू आर्बिट्रेशन जनरली वर्ड फोकस करना, all the matter of civil and quasi-civil nature relating to private rights and obligation of party may be referred to arbitration। बहुत सिंपल है, जो भी सिविल या क्वासी सिविल नेचर के मैटर्स है ना, सिविल क्रिमिनल का डिफरेंस हम लोग जानते हैं, सिविल जहां डैमेजेस वगैरह हैं, क्रिमिनल जहां पे पनिशमेंट वगैरह मिलता है, तो क्वासी सिविल नेचर रिलेटिंग टू खास करके प्राइवेट राइट्स। सर प्राइवेट राइट्स क्या, जो आपके पर्सनल राइट हैं, जो राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, पर्सनली जो आपको प्रोवाइड करता है। अब इसीलिए वर्ड आया था वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें तब भी पर्सनल राइट्स क्रिएट होते हैं, और कुछ राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी दे के रखे हैं, उनकी भी बात हो रही है, इसलिए वो वर्ड आया था बार बार, ठीक है ना। तो इनको हम आर्बिट्रेशन में ले जा सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि जनरली, 100% कंपल्सरी नहीं बोला है, ठीक है, जनरली हम ले जा सकते हैं। सम मैटर विच कैन बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन एज फॉलोस। बहुत क्लियर करता हूं, जो पॉइंट्स यहां लिए गए हैं ये सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि हाँ कुछ मैटर्स एग्जाम पर्पज से आपको याद करके जाने हैं कि आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन 100% ये सारे मैटर आर्बिट्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, कंपल्सरी है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। या साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि यही मैटर जाएंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं है, और भी बहुत सारे मैटर हो सकते हैं, सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। नंबर 1, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू देयर प्राइवेट राइट्स। सर मतलब क्या है, सेकंड से और क्लियर करते हैं, मैटर ऑफ पर्सनल राइट ऑफ पार्टीज, फॉर एग्जांपल वर्शिप इन टेंपल इज अ सिविल राइट ऑफ अ पर्सन। किसी भी टेंपल में जाकर के, मंदिर में जाकर के वर्शिप करना, पूजा करना भगवान की, ये मेरा एक सिविल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे दे रहा है, और अगर मेरा राइट मुझे नहीं मिलता है तो हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। जो भी दो पार्टीज हमारी हैं वो इस मैटर को आर्बिट्रेटरी ट्रिब्यूनल के थ्रू सॉल्व कर सकती हैं, आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है। इन दिनों में आपने देखा बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनको, जहां पे मंदिर में जाने के लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोर्ट तो जा ही रहा है, कोर्ट तो इंटरफेयर कर ही रहा है, कई बार कोर्ट खुद भी क्या कर रहा है, बहुत सारे मैटर हमारे यहाँ जो धर्म से संबंधित है, कई बार धर्म से रिलेटेड हो रहे हैं, जहां कोर्ट को खुद को लग रहा है कि एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, कुछ लोगों को आर्बिट्रेटर्स बना दिया जाए, और वो इस मैटर को सुन करके करें हमारे डायरेक्शन में, लेकिन सॉल्व आउट करें, ऐसा भी इन दिनों में आपको देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनल राइट। अब वो जो वर्ड आया था थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि दो लोगों का डिस्प्यूट, वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट, तो अब वर्शिप करने का मेरा राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं है, तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया, अपने आप से बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन लीगल रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन वर्शिप का राइट देता है, तो लीगल रिलेशनशिप तो है, कॉन्ट्रैक्ट हो या नहीं हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज, जोरदार आपका फेवरेट पॉइंट, मैरिज वैलिड है कि नहीं, सॉरी इनवैलिड मैरिज कैसे होता है, बहुत झंझट है भाई वैलिडिटी ऑफ मैरिज को लेकर के। अपने यहाँ जानते हैं अपन, चाइल्ड मैरिज हो जाती है कई बार 18 कंप्लीट किया नहीं किया, मैरिज को लेके एक शादी हो गई, दूसरी हो गई, अब वो दूसरा वाला कह रहा है पहले वाले को सर मैंने डिवोर्स कर दिया है, वो कह रहा है डिवोर्स वैलिड था ही नहीं, जो कुछ भी है, मैरिज का वैलिडिटी को लेकर के अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, तो हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं भाई। नाउ क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट एंड डिग्निटी से, अरे भाई डिग्निटी से, किसी पर्सन का सम्मान से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आ जाए, सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले पॉइंट अगर आ गए,
तो भी दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, हम आर्बिट्रेटर में जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। टाइम बार डेप्थ सबको ध्यान में, डिस्प्यूट रिगार्डिंग वो 3 इयर्स में हमारा डेप्थ टाइम बार हो जाता है, उसको लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन रिगार्डिंग मेंटेनेंस पेबल टू वाइफ, वाइफ को मेंटेनेंस देना है भाई, अलग रह रहे हो और वाइफ को मेंटेनेंस का पैसा आपको देना है, उसको लेकर के दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट है, इतना देना है कि उतना देना है, वैसे तो जितना देना है उतना कम है, लेकिन जो भी कुछ है वो मैटर जा सकता है आर्बिट्रेशन में। नाउ इंसॉल्वेंट और क्रेडिटर, आप बोलोगे सर इधर तो कैसे डिस्प्यूट सर, अरे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अभी बंदा इंसॉल्वेंट है और अभी उसके क्रेडिटर है, अब कितना पैसा देना है, क्या डिस्प्यूट है, कब देगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये मैटर भी आर्बिट्रेशन में जा सकता है। सर ये तो कोर्ट में जाता है, तो भाई कौन मना कर रहा है कोर्ट में नहीं जाता है, हम तो बोल रहे हैं कोर्ट में तो सारे मैटर जाते ही, वो तो हर मैटर जाता है, लेकिन ये वो मैटर हैं जिनको हम आर्बिट्रेशन के थ्रू भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। Now matters relating to determination of damages in case of breach of contract, कॉन्ट्रेक्चुअल वाला पार्ट आ गया, आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मान लीजिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया ना, आप मेरे ऊपर सूट फाइल करना चाह रहे हो, अब सूट फाइल किस चीज़ के लिए, डैमेजेस के लिए, तो हम क्यों ना ये डिसाइड कर लें कि कोर्ट में जाने की जगह आर्बिट्रेशन में चले जाएं। अभी कुछ कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बंदा है कौन, तो बताऊंगा, ये अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि ये बंदा बेसिकली है कौन, कैसे आर्बिट्रेशन के मैटर सॉल्व होते हैं, कैसे चूज होता है, सब होगा, लेकिन बिल्कुल जुडिशियल प्रोसीडिंग के थ्रू ही ये मैटर सॉल्व होता है। कई बार आप और मैं मिलकर अपॉइंट करेंगे, कई बार ये बंदे को कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है, सब देखेंगे। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में भाई डैमेजेस कितना पे करना है, कितना डैमेजेस पे होगा, कितना मनी पे होगा, ये सब अगर अपने को डिसाइड करना है तो बट ऑब्वियस है 100% है कि हम लोग आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर मैटर, बराबर, एकदम सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब इसका सेकंड पार्ट भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था विच मैटर मे और मे नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, तो ये तो आपने पढ़े कौन से जा सकते हैं, अब ये भी पढ़ो कौन से नहीं जाएंगे। जनरली एनी डिस्प्यूट दैट कैन बी डिसाइडेड बाय सिविल कोर्ट कैन ऑल्सो रेफर टू आर्बिट्रेशन, ऊपर वाली लाइन, जनरली जो मैटर सिविल कोर्ट में जा सकते हैं जनरली वो आर्बिट्रेशन में भी आ सकते हैं, बट सर्टेन डिस्प्यूट मे बी नेसेसरी इम्प्लीकेशन स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेजोल्यूशन बाय आर्बिट्रेशन, लेकिन कुछ मैटर तो भी ऐसे रह जाते हैं जो कंपल्सरीली है कि आर्बिट्रेशन में जाने से एक्सक्लूड ही रहेंगे। उनमें से कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पे लिए हैं, फिर से कुछ एग्जांपल है इलस्ट्रेटिव लिस्ट, जो आर्बिट्रेशन में नहीं होंगे उनके लिए कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। सबसे पहला तो क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हुए उसमें आपको जो राइट्स चाहिए, जो ड्यूटीज बनेगी, क्रिमिनल नेचर के मैटर कभी भी आर्बिट्रेशन में नहीं जाते, हमने ऊपर ही क्लियर कर दिया था, सिर्फ सिविल और क्वासी सिविल जा रहे हैं, क्रिमिनल तो कोर्ट में ही जाने हैं। नाउ अगर लुनेसी से रिलेटेड, पागलपन से रिलेटेड मैटर्स हैं, कोई बंदा पागल है नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में आप देखते हो ना, तो प्रूव करना पड़ेगा ना अनसाउंड माइंड है कि नहीं है, तो वो सारे मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं आकर के कोर्ट डिसाइड करेगा। तीसरा नंबर, अगर चैरिटी से रिलेटेड कोई मैटर हो, दान से रिलेटेड हो, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके राइट से रिलेटेड कोई मैटर है, वहां आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो भी आर्बिट्रेशन की जगह पे वो मैटर कोर्ट में जाने वाला है। ठीक है, अच्छा अभी तुमको इंजेक्शन चाहिए किसी मैटर में, याद आया अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में स्टे ऑर्डर, हम तो डूबेंगे तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे, स्टे लगा देना, वो स्टे भी कोर्ट से मिलेगा, आर्बिट्रेशन में नहीं आएगा। मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ क्रिमिनल नेचर, बड़े बड़े ऑडिट के अंदर पढ़ते हो ना, बड़े बड़े जो क्रिमिनल नेचर के फ्रॉड हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए, बड़े बड़े 2G 3G 4G जो भी मोदी ब्रदर्स जो भी हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो या दूसरे एक और मेरे ख्याल से कौन ललित मोदी हो, ठीक है, तो जो भी कुछ है फाइनेंशियल फ्रॉड जो क्रिमिनल नेचर के मैटर है, वो सारे के सारे जो हैं वो कहाँ जाने वाले हैं, वो सबके सब भी जाने वाले हैं कोर्ट में, न कि आर्बिट्रेशन में, बराबर। नाउ मैटर्स रिलेटिंग टू डिवोर्स, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, सर ऊपर लिखा था वाइफ को जो मेंटेनेंस देना है वो तो आर्बिट्रेशन में हो सकता है, उधर पैसा डिसाइड करना है ना, इधर डिवोर्स लेना है, शादी रहेगी कि नहीं रहेगी ये चीज कभी आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगी, ये कोर्ट में ही जाएगी, लेकिन वाइफ को कितना पैसा देना है मेंटेनेंस का, ये कोर्ट की जगह आर्बिट्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है, नाउ मैटर्स रिलेटिंग टू चाइल्ड कस्टडी, अभी डिवोर्स के अंदर भी वो चाइल्ड का कस्टडी बच्चा हो रखा है, तो किसके पास रहेगा, पापा के पास, मम्मी के पास, मूवीज में आप देखते हो ना अक्सर दोनों झगड़ते हैं, मेरे पास, तो ऐसा कुछ अगर है तो वो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, आर्बिट्रेशन में नहीं आएगा। अच्छा माइनर का गार्जियनशिप डिसाइड करना है,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, माइनर के बारे में भी, गार्जियन के बारे में भी, तो आप सब जानते हो गार्जियन डिसाइड कोर्ट ही करेगा, ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नाउ इलीगल डीलिंग्स पहले ही बात हो चुकी है। इलीगल क्रिमिनल नेचर का क्रिमिनल नेचर है, बिल्कुल जाने वाला कहाँ है, कोर्ट में, न कि आर्बिट्रेशन में। ठीक है, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप खास करके कंपनीज के मैटर हैं, तो कंपनी का जो मैटर है, वाइंडिंग अप वर्ड आ गया, तो कंपनी का इंसॉल्वेंसी है, वाइंडिंग अप है, तो वो मैटर बट ऑब्वियस कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाने वाला है, आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा। और इविक्शन या टेनेंसी के जो भी मैटर है, किराएदारी से रिलेटेड जो भी मैटर डिस्प्यूट हमारे होते हैं, किसी को बाहर निकाल दिया गया है, इविक्ट कर दिया गया, तो इनसे रिलेटेड जो भी मैटर हैं, किराएदारी से रिलेटेड हो गए, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हो गए, वो सारे भी जाने वाले हैं कोर्ट में, वो भी यहाँ पे आर्बिट्रेशन में आने वाले नहीं है। बराबर। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट फेज है, अभी खत्म नहीं किया है। मैंने जैसे कहा था एक साथ सारा नहीं बढ़ाना चाह रहा मैं, ठीक है, और काफ़ी सारे 12 क्वेश्चंस टोटली मैंने इंक्लूड किए हैं। तो पहला सेगमेंट करीब 30 मिनट्स, 31 मिनट्स, 32 मिनट्स के आसपास का हमारा लेक्चर जा रहा है अभी। बराबर। तो इनमें 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन मीनिंग, सेकेंड व्हाट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसके फीचर सब कुछ पढ़ना है, और थर्ड नंबर पे आया कि कौन से ऐसे मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं होने वाले हैं और कौन से होने वाले हैं, उन पर भी हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, हमारा क्वेश्चन बन सकता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, क्लियर मैटर एकदम। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार पहले कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा जिसमें आपको मैं इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। इतना तब तक तैयार करिए। थैंक्स अ लॉट।